अध्याय 1491 कैफेटेरिया का भोजन। खाना लाजवाब था, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया था जिसके पास रहस्यमयी खाना पकाने की क्षमता थी। और जैसे ही वे थोड़ा आराम करने लगे, ड्रैगन गॉड के अनुयायियों के समूह में मौजूद अन्य अमर लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत करने लगे। तुम्हारे युद्ध कौशल को देखते हुए हमें तुम्हें कबीले के प्रशिक्षण मैदान में ले जाना चाहिए। वह एक पौराणिक अलग जगह है जिसे एक अर्धदेव ने हमारे प्रशिक्षण के लिए बनाया है। ये जंगल सचमुच अमर प्राणी के आकार का है, 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए शिकार करने के लिए पर्याप्त जगह है। और हाँ, आपके पास क्लैन क्रेडिट भी होने चाहिए, है ना? अर्गोथ ने पूछा। कार्ल ने कंधे उचकाते हुए कहा, किसी ने क्रेडिट्स का जिक्र नहीं किया। मुझे शायद इसके बारे में पूछना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कुछ शिल्पकारी कौशल है और मैं शायद कुछ ऐसा बना सकता हूँ जिससे व्यापारी कबीले में क्रेडिट्स कमा सकूं। ओह, एक स्ववित्तपोषित अमर, ये तो वाकई दुर्लभ है। आप जानते हैं, जब तक हम जीवित हैं, आप सोचेंगे कि और भी बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन हर कोई धन कमाने के बजाय ताकतवर बनने पर ध्यान देता है। हैरानी की बात है कि बहुत सारे अमर लोग गरीब हैं। वेयरवुल्फ हंसा। जिन ने कंधे उचकाए। वह गलत नहीं कह रहा है। हमें जो कुछ भी मिलता है, हम उसे अपनी साधना में लगा देते हैं। इसलिए ज्यादातर अमर लोगों के पास अपनी तात्कालिक जरूरतों के अलावा वास्तव में कुछ भी मूल्यवान होना दुर्लभ है। सुप्रीम्स अलग हैं। वे आमतौर पर बेहद धनी होते हैं क्योंकि वे अधिकांश अमर लोगों के शीर्ष पर होते हैं और वे अधिकांश आपूर्ति के स्रोत होते हैं। आप सिस्टम उपयोगकर्ता हैं, इसलिए आपको इसकी ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन जो लोग बिना किसी सिस्टम के स्वाभाविक रूप से विकास करते हैं, उन्हें विकास के लिए हर तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है। सिस्टम उपयोगकर्ताओं को भी कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन सिस्टम उपयोगकर्ताओं की तुलना में उतनी अधिक नहीं। दाना ने काल पर एक ऐसी नजर डाली जिसे ड्रैगन ने भी नहीं छोड़ा। क्या उनके पास अमर स्तर के जादुई संसाधनों का कोई स्रोत हो सकता है? इससे वे बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे। अगर आपके पास क्रेडिट नहीं है लेकिन संसाधन है, तो आप उन्हें कबीले के आपूर्ति घर में ले जा सकते हैं। वे उन्हें अन्य संसाधनों या कबीले के क्रेडिट के बदले में दे देंगे। अगर आप किसी टीम को परीक्षण मैदान में ले जाना चाहते हैं, तो आपको क्रेडिट की आवश्यकता होगी, जिन ने समझाया। काल ने सिर हिलाया। कमरे में व्यवस्थित होने के बाद हम 1-2 दिन में वहां चले जाएंगे। पिछले कुछ दिन काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं और मुझे बार बार माहौल बदलना पसंद नहीं है। मुझे परिचित माहौल अच्छा लगता है। तो मैं आपको यही छोड़ देता हूँ। अगर कोई समस्या आए तो मुझसे संपर्क कर लेना। मैं भले ही शीर्ष रैंकिंग में न हूँ, लेकिन मुझे इस क्षेत्र में काफी समय का अनुभव है। जिन ने सहमति जताई। कार्ल और डाना के उठने पर न्यान और जेफ दोनों उठे और मेज की ओर झुककर अभिवादन किया, जबकि डाना ने लगभग मौन बैठे समूह को प्रसन्नतापूर्वक विदाई दी। गलियारे के बीच में पहुंचकर जेफ ने अलविदा कहा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया, जबकि न्यान उनके पीछे पीछे उनके दरवाजे तक गई और उत्सुकता से उनके खुलने का इंतजार करने लगी। डाना देख सकती थी कि बिल्ली वास्तव में बहुत चिपकू थी और अकेले रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वह वास्तव में दीर्घकालिक सहयोगी बनाने में अच्छी नहीं थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि उसका अपना कोई गुट या करीबी सामाजिक दायरा नहीं था। ये व्यक्तित्व का मुद्दा था या सत्ता के स्तर का, ये स्पष्ट नहीं था। लेकिन डाना जानती थी कि लोट्स उसे पसंद करेगी और वह बिल्ली बाकी बिल्लियों से कहीं ज्यादा मिलनसार थी। इससे उन्हें असली मुसीबत में पड़ने से पहले इस जगह के बारे में जानने में मदद मिलेगी। जब तक हम व्यवस्थित हो जाते हैं, आप अंदर क्यों नहीं आ जाते? हमें कमरों के बारे में थोड़ा बताइए। बड़े ने कहा था कि ये कमरे एक सुरक्षित स्थान हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें कुछ खास बात होगी, है ना? डाना ने पूछा। ओह, वे तो असाधारण हैं। उन पर सर्वोच्च श्रेणी का घुसपैठ रोधी ताबीज लगा हुआ है, जिससे कोई भी बिना अनुमति के अंदर नहीं देख सकता या प्रवेश नहीं कर सकता। आपको वास्तव में दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने देना होगा, जब तक कि उनके पास किसी एल्डर का टोकन न हो। लेकिन एल्डर भी दरवाजा खोले बिना अंदर नहीं देख सकते। ओह, ये तो बहुत अच्छी सुरक्षा है। बड़े बुजुर्ग कितनी बार आपकी खैरियत जानने आते हैं? क्या वे नियमित रूप से आपकी सेहत की जांच करते हैं? कोई ऐसी नियमित प्रक्रिया जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि आपकी प्रगति ठीक चल रही है? डाना ने पूछा। न्यान खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं, अगर वे मुझसे मिलना चाहते हैं तो वे टेलीपैथी का इस्तेमाल करके मुझे बुला लेते हैं। बड़ों के पास एक टोकन होता है जिससे वे अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं, इसलिए मुझे देखने के लिए पीछे के कमरों तक आने की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ, मैंने उन्हें इस साल 2 बार देखा है और एक बार तब जब वे आप दोनों को लेकर आए थे। दोनों ही बार वे मेरे कमरे में नहीं आए थे। ये बहुत बढ़िया है। एक विवाहित जोड़े के लिए आप जानते हैं कि यह कैसा हो सकता है। जब आप अकेले रहना चाहते हैं तो निजता महत्वपूर्ण होती है और अमर प्राणियों से भरे परिसर में आप कभी नहीं जान सकते कि आपको कोई निजता मिलेगी भी या नहीं। न्यान ने खुशी से सिर हिलाया। कमरे भी अच्छे हैं। एक सामने का कमरा है, फिर एक बड़ा शयन कक्ष है जिसमें गतिविधियों के लिए काफी जगह है, और फिर एक ध्यान कक्ष है जो अतिरिक्त सुरक्षा से युक्त है, जिसमें एक माना एकत्रित करने वाला तंत्र बना हुआ है। फिर बाथटब है। वाह, आपके पास तो बहुत बढ़िया टब है, ये तो बहुत बड़ा है। और इसमें जेट्स भी हैं। मुझे तो बहुत जलन हो रही है। मेरे पास तो बस एक साधारण सा टब है जिसमें पानी गर्म रखने के लिए कुछ बटन लगे हैं। आपके टब में तो मसाज और ब्लड सर्कुलेशन की पूरी व्यवस्था है। मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी ने इसे खुद जोड़ा है। मेरे अनुभव के अनुसार ये कमरे आमतौर पर एक ही व्यक्ति के पास 1 या 2 दशक तक ही रहते हैं। मैं यहाँ कुछ समय से हूँ और जेफ मुझसे भी ज्यादा समय से यहाँ है। लेकिन नए अमर लोगों के साथ बहुत दुर्घटनाएं होती हैं और दूसरे कबीले अक्सर उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। न्यान द्वारा दौरा कराए जाने के दौरान डाना ने प्रत्येक कमरे में झांका और काल ने ये सुनिश्चित करने के लिए समय निकाला कि 20 टीम के किसी सदस्य ने टाइनी वर्ल्ड के अंदर सभी को उचित अपडेट दिया हो ताकि उन्हें पता रहे कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि उसने वह जगह किसी और को दे दी थी। दुनिया उसके साथ। उनकी ओर से एक छोटी सी चूक हो गई। चिंता मत करो, मटिल्डा पहले से ही अतिरिक्त ड्रैगन लेने के लिए यहाँ थी और वह उसने लगभग सब कुछ समझा दिया। कबीले का मुखिया उसका दोस्त है, इसलिए वह उनका कहना है कि जब तक आप एडजस्ट नहीं कर लेते तब तक सब ठीक रहेगा। फिर कुछ ऐसा था कि कुछ नहीं करना था, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। कारा ने समझाया। हमें काल को ये बताना था कि जब तक उसे अमर आत्मा प्राप्त न हो जाए तब तक वह कबीले से बाहर न जाए। कुछ लोग उसका अपहरण करना चाहते थे। हॉक ने अंत में उलझन में पड़ते हुए जवाब दिया। दाना जादूगर का अपहरण करके उसे ब्लैकमेल करना, तियान ने सुधार करते हुए कहा। ठीक है, बस इतना ही। जब तक आपको अमर आत्मा न मिल जाए तब तक बाहर मत जाना ताकि वे दाना जादूगर का अपहरण करके आपको पकड़ने की कोशिश न करें। काल को समझ नहीं आ रहा था कि इसका उसकी अमर आत्मा की विकास स्थिति से क्या संबंध है, लेकिन रे और थोर दोनों सो रहे थे और न ही कारा और रेमी सो रही थी। ध्यान दे रहा हूँ। जब बाकी लोग मटिल्डा द्वारा बताई गई बातों को समझा रहे थे तभी काल ने देखा कि कारा चुपके से वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने टाइनी वर्ल्ड से कैसप्लेन तक एक पोर्टल खोला और अपने अंतरिक्ष से लूटी गई विभिन्न वस्तुओं के साथ गायब हो गई। यह एक नई बात थी। वह उपहार देने के अलावा कभी भी अपना सामान अपने कमरे से बाहर नहीं निकालती थी। काल, मुझे बिजली के पहाड़ पर वापस जाना होगा, हॉक ने जोर देकर कहा। ओह, मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हो? काल ने पूछा। मुझे अपनी कुछ पुरानी शक्ति को बाहर निकालना होगा। हॉक सहमत हो गया। रे ने अपने जाले से ऊपर देखा। मूर्ख प्राणी, उसकी देवी ने तो पहले ही उसकी जन्मजात स्थिति को पहचान लिया था। उसे आगे बढ़ने के लिए बिजली गिरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस ये स्नान तैयार करना था और वह तैयार हो जाएगी। किन्वित अमर ऑक्टोपस का रस, जिसमें थोड़ी सी सुप्रीम सीजनिंग और कुछ टाइटन का खून मिला हुआ था, बिल्कुल सही था। लेकिन इसमें समय लगा। न्यान ने घबराकर कमरे में चारों ओर देखा। मुझे अराजकता के तल में कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है। हमें दरवाजा बंद करना होगा। वह दौड़कर गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, फिर उसे लॉक कर दिया और डरते हुए चारों ओर देखने लगी। यह अभी भी यही है। वो तो कैस बैजर है। सब ठीक है। वो बस किसी काम से एक आदमी से मिलने गई है। ये सुनकर तसल्ली नहीं मिलती। दाना हंस पड़ी। काल के साथ आपको इसकी आदत डालनी होगी। उसकी नज़र में जो सही है वो ज्यादातर लोगों से अलग है। जब आप इतने लंबे समय तक लगभग अजेय बने रहते हैं तो आप खतरे के आकलन के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको उसी के लिए भावनाएं महसूस हो रही हैं तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। वह बस थोड़ा प्रयोग कर रही है और अराजकता का लोक उसका अपना इलाका है। इसके अलावा दानाकारा के विचारों को पढ़ सकती थी और बिज्जू किसी ऐसी चीज का 5 आयामी स्मारक बना रहा था जिसका वास्तव में किसी भी वास्तविकता में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उसके विचारों को समझने की कोशिश में ही दाना का सिर दर्द होने लगा था, लेकिन इससे काल को अराजकता के बारे में गहरी समझ मिल रही थी। कई ऐसी चीजें संभव थीं जो अराजकता के लोक के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना संभव नहीं लगती थीं।
फिर वे एक ही समय में असंभव और अत्यधिक संभावित दोनों बन गए। लेकिन इससे न केवल उसे मौलिक नियम की जानकारी मिली, बल्कि कार्ल को यह भी पता चला कि नए बिंदु बनाने की कठिनाई को बहुत अधिक बढ़ाए बिना वह अपने पावर मैट्रिक्स को कैसे पुनर्व्यवस्थित कर सकता है। यदि वह उनमें से कुछ को पांचवें आयाम में स्थानांतरित कर दे और फिर उन सभी को चौथे आयाम में क्लोन कर दे, जहां समय लचीला होता है, तो वह कठिनाई को वास्तव में कम करते हुए अपने शक्ति मैट्रिक्स में बिंदुओं की संख्या को दोगुना कर सकता है। तो न्यान, यहाँ सब लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? कार्ल ने पूछा, और इस तरह उसने बिल्ली का ध्यान कास्प्लेन में कारा के खेलने को लेकर उसकी घबराहट से हटाया। वे सचमुच काफी उबाऊ हैं। उनमें से अधिकतर केवल पढ़ाई और अभ्यास करते हैं या पढ़ाई और अभ्यास के बारे में बातें करते हैं। फिर वे जानना चाहते हैं कि अधिक संसाधनों के लिए पैसा कैसे प्राप्त करें और वे उन संसाधनों को कहां पा सकते हैं जिन्हें वे खरीदना चाहते हैं। आप दोनों उससे कहीं ज्यादा मजेदार लगते हैं। कम से कम आपका रिश्ता तो है और आपने अपना पूरा जीवन कुंवारे साधक के मार्ग पर नहीं व्यतीत किया। दाना हंस पड़ी। खैर, हम खूब पढ़ाई करते हैं, हस्तकला का काम करते हैं और ऐसी ही कई चीजें करते हैं। लेकिन जीवन में पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है। न्यान ने उत्सुकता से सिर हिलाया। क्या आपको पता है कि कुछ लोग तो कैंटीन में खाना भी नहीं खाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छे भोजन की विलासिता उनके जीवन पथ से बहुत अधिक ध्यान भटकाती है। जब आप इस तरह से जीते हैं तो आपको अमरता कैसे सार्थक लग सकती है? दाना के जवाब देने से पहले ही कैस्प्लेन में हुई हलचल के कारण वे सब जम गए। कैस्प्लेन में कारा जो कुछ भी कर रही थी वह इतना चरम था कि अमर लोकों में हलचल मच रही थी और उनमें से कोई नहीं जानता था कि क्या वह हलचल इस कमरे से आगे भी फैल रही थी। अगर वह पूरे कबीले के परिसर में व्यवधान पैदा कर रही थी तो अनगिनत लोग उससे बहुत नाराज होने वाले थे। लेकिन किसी ने भी उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी और न्यान के मेज के नीचे छिपने के बावजूद कमरे में कुछ भी नहीं हिला। ऐसा लगा मानो वास्तविकता थोड़ी विकृत हो गई हो। 10 मिनट तक, प्रति सेकंड दर्जनों बार। फिर ये रुक गया और कारा अराजकता के तल से बाहर निकली, जो खुद से बेहद खुश दिख रही थी। वह अमर थी, ये तो स्पष्ट था। लेकिन यही वजह नहीं थी कि वह खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। उसकी उन्नति की रस ने उसके दिमाग के एक हिस्से को चौथी विमा से जोड़ दिया था, जिससे वह अपनी इच्छा से समय के प्रवाह को देख सकती थी। मुझे लगा था कि यह ओपल की खास काबिलियत होगी, दाना ने रूखेपन से कहा। कारा ने मन ही मन कंधे उचका दिए। इससे दृष्टियों में मदद मिलती है। अब मैं बहुत कुछ देख सकती हूँ। मैंने मटिल्डा को ऐसा करते देखा और आखिरकार मुझे समझ आ गया कि इसे कैसे करते हैं। वैसे बिल्ली रोने ही वाली है। दाना ने न्यान को मेज के नीचे से बाहर निकाला और उस बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की को गले लगा लिया, वह तुरंत गुर्राने लगी। कोई बात नहीं, मामला सुलझ गया है। न्यान, कारा से मिलो। कारा, ये न्यान है, इसने हमें कबीले का भ्रमण कराने की पेशकश की है। न्यान के मुड़ने से पहले ही कारा ने मानव रूप धारण कर लिया। तो बिल्ली का क्या हुआ? वह लड़की कोई कैसबैजर नहीं थी, बल्कि एक छोटी लड़की थी जिसके काले बालों में एक सफेद धारी थी और उसका चेहरा दागदार था। उसने कार्गो पैंट पहनी हुई थी जो बदल गई थी, अतिरिक्त सामान रखने के लिए ओवरऑल जिसके नीचे टैंक टॉप पहना हुआ है। नहीं, ये स्लीवलेस हुडी थी क्योंकि इसमें सामने की तरफ एक जेब थी। लेकिन हुड कपकेक से भरा हुआ। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। क्या आप कपकेक खाना चाहेंगे? ये नेचर द्वारा ताज़ा बेक किए गए हैं। पुजारिन, न्यान ने सहज ही केक उठा लिया। फिर उसे संभालने में उसे परेशानी हुई क्योंकि पूरा केक गर्म था, सिवाय ऊपर के हिस्से के जिसे जमा दिया गया था ताकि उस पर आइसिंग लगाई जा सके। दूर, आपने कपकेक्स को शैतानी कैसे बना दिया? यह क्या चाल है? अरे छोड़ो, कुछ सेकंड बाद तापमान अपने आप संतुलित हो जाता है। कारा ने सिर हिलाया। ये काफी अच्छे हैं। क्या आप परिसर में टहलना चाहेंगी? इन दोनों को थोड़ा अकेले रहने की जरूरत है ताकि वे सहज हो सकें। न्यान मुस्कुराए। जरूर। आपका कमरा कहाँ है? मैं इसे साझा करती हूँ। चिंता मत करो, मैं काल से बंधी हुई हूँ, इसलिए मेरे पास आराम करने के लिए एक अलग जगह है। अब चलो फूलों के बगीचे देखने चलते हैं। दाना ने अपना पैर दरवाजे पर टिका दिया। हो सकता है कि उस समय आपका ध्यान न रहा हो, लेकिन मटिल्डा ने कहा था कि जब तक हमारी अमर आत्माएं स्थिर नहीं हो जाती तब तक बाहर कोई अराजकता और शरारत नहीं होनी चाहिए। और पूरी तरह से विकसित। कारा ने आह भरी और फिर चाय का एक बर्तन निकाला। तो फिर न्यान, चलो यहीं नाश्ता कर लेते हैं। वे बेडरूम में जा सकते हैं। मेरी दोस्त ओपल के कुछ सवाल हैं।
क्या यह अफवाह सच है कि तुमने अखाड़े में 3 आदमियों से भी मुकाबला किया था? दाना ने बिरजू के सिर पर एक जोरदार प्रहार किया और तितली को मन ही मन चेतावनी दी। व्यवहार करना। ठीक है, चलिए विषय बदलते हैं। फैशन की बात करते हैं। सिस्टर रे जल्द ही हमारे साथ शामिल होंगी और वह जानना चाहेंगी कि यहाँ सभी को किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है। जब कारा और न्यान रे के फायदे के लिए फैशन पर चर्चा कर रहे थे, तब काल एक सोफे जैसी दिखने वाली चीज पर बैठ गया, जो असल में एक विशाल बीनबैग कुर्सी जैसी लग रही थी। वह इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पावर मैट्रिक्स को फिर से तैयार करना चाहता था, जब तक कि उसके मन में ये विचार ताज़ा थे और बाकी सब लोग किसी और चीज में व्यस्त थे। तकनीकी रूप से दाना अभी विचलित नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि रे उसे किन किन कपड़ों में सजाने की योजना बना रही है, तो वह निश्चित रूप से विचलित हो जाएगी। ऐसा हर बार होता था। सबसे पहले उसे अपनी संरचना की मौजूदा स्थिति को इस तरह से पुनर्गठित करना था कि वह 5वें आयाम के परिप्रेक्ष्य से सार्थक हो सके। यह दिलचस्प होने वाला था। उसके पास एकमात्र सुराग कारा का रूप था, क्योंकि उसकी बढ़ी हुई इंद्रियों ने काल की अपनी इंद्रियों को भी बेहतर बना दिया था। हालांकि वह इस अंतर को केवल कुछ मिनटों के लिए ही महसूस कर पाया था। उसे एक और ड्रैगन की जरूरत थी। वैसे उसके पास टाइनी वर्ल्ड में कई ड्रैगन थे, हालांकि वे कैश ड्रैगन नहीं थे। वह जितना संभव कर सका उतना ही उसने नाचटिया की उपस्थिति को कारा की उपस्थिति के साथ मिलाने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही मटिल्डा के ड्रैगन रूप की कल्पना भी की। इसमें उसकी अपेक्षा से अधिक मेहनत लगी, लेकिन जब उसने इसे पूरा किया तो अमरलोक से आने वाला माना प्रवाह पहले जैसा ही अच्छा या थोड़ा बेहतर था। इससे ये संकेत मिलना चाहिए कि उसने सही अनुमान लगाया है, या लगभग सही अनुमान लगाया है। अगर उसकी मुलाकात किसी दूसरे कैश ड्रैगन से होती तो वह उसकी शक्ल सूरत को याद कर लेता ताकि वह उसकी स्थिति में बदलाव कर सके। लेकिन इस समय यह उसके लिए मूलभूत नियमों की समझ से संबंधित पावर मैट्रिक्स की उसकी अपनी कल्पना पर अधिक निर्भर था, न कि उसकी वास्तविक शक्ल सूरत पर। कुछ और बदलावों ने मैट्रिक्स को माना मैनिपुलेशन और कैश नियमों दोनों के साथ अधिक निकटता से समायोजित कर दिया, और काल ने महसूस किया कि उसके अंदर प्रवाहित होने वाली माना ऊर्जा में तेजी से सुधार हो रहा है। इस बदलाव ने उसकी मूल संरचना में छिपी एक खामी को उजागर कर दिया था। ये एक ड्रैगन के सपाट चित्र की तरह थी, जिसमें एक बुनियादी आयाम गायब था। अब जब उसने इस समस्या का समाधान कर लिया था, तो ये पहले की तरह सुचारू रूप से चलने लगी थी। फिर उन्होंने कारा की चौथी विमा की समझ पर ध्यान केंद्रित किया और उन बिंदुओं को दोहराया। वे मानो सहजता से अपनी जगह पर आ गए हों, अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक ही समय में विद्यमान हों, मानो ये बिल्कुल स्वाभाविक हो। अजीब बात यह है कि इससे उसकी माना पुनर्जनन दर में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मैट्रिक्स के माध्यम से शक्ति को फिल्टर करने के बाद उसे प्राप्त होने वाली माना की गुणवत्ता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा था। यह अब भी अमर शक्ति ही थी, लेकिन किसी तरह अधिक शुद्ध और कम प्रतिबंधात्मक। ये ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया करती थी जैसा वह चाहता था। सिस्टम के माध्यम से कौशल को विकसित करने में उतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। अनंत बिजली उसके लिए सांस लेने जितनी ही स्वाभाविक हो गई थी, लगभग एक निष्क्रिय कौशल जो उसके मन भंडार से खुद को तरोताजा कर लेता था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग के भीतर सक्रिय रहता था और उसे समायोजित किया जा सकता था, उन निष्क्रिय कौशलों के विपरीत जो हर समय सक्रिय रहते हैं। पूरी प्रक्रिया देखने में बेहद आसान लग रही थी, जिससे काल को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या अमर रैंक पर चीजें इसी तरह होनी चाहिए थीं। दाना की आवाज में उसके द्वारा उसके शक्ति संतुलन को बिगाड़ने के लिए उसे कोसना, उसे कुछ और ही संकेत दे रहा था। माफ कीजिए, मुझे समायोजन करते समय आपको पहले ही सूचित कर देना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि मैंने किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा नहीं डाली होगी। दाना ने सिर हिलाया। नहीं, बस औपचारिक पोशाक को लेकर बहस हुई थी। कारा को पहले आगे बढ़ने देना एक गलती थी। कारा के चेहरे पर मौजूद निशानों के कारण उसकी मुस्कान हमेशा थोड़ी शैतानी भरी लगती थी, लेकिन वह इस समय निश्चित रूप से मासूम दिखने की कोशिश कर रही थी। कोशिश की और नाकाम रहे। काल ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि सब ठीक रहेगा। अगर कारा इसे सार्वजनिक रूप से पहनेगी तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। न्यान हंस पड़ी और दाना ने अपना सिर हिलाया। क्या तुमने पावर मैट्रिक्स का पुनर्गठन पूरा कर लिया? उसने विषय बदलते हुए पूछा। हाँ, कर लिया। अब ये बहुत बेहतर है। माना का प्रवाह अधिक सुचारू रूप से हो रहा है और अमर ऊर्जा का शोधन स्तर भी बेहतर है। इसमें मौजूद अशुद्धियां लगभग दूर हो गई हैं और इस बदलाव के बाद कौशल सक्रिय करने में मुझे पहले जितनी समस्याएं नहीं आ रही हैं। शक्ति
काल ने सोच समझकर सारी बातें विस्तार से बताईं। वह न्यान के सामने सारी बातें बताने को तैयार नहीं था, चाहे वह बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की कितनी भी दोस्ताना क्यों न हो। तुम्हें सोना चाहिए या ध्यान करना चाहिए, शायद सामान खोलना चाहिए। मुझे सामान या स्टोरेज रिंग तो नहीं दिख रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ खास है। मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ और सुबह नाश्ते के लिए तुम्हें लेने आऊंगी, ताकि तुम्हें यहाँ की दिनचर्या में ढलने में मदद मिल सके। न्यान ने अचानक जोर देकर कहा, मानो उसे अभी कुछ याद आया हो, और वह उछलकर खड़ी हो गई। ठीक है, हम जल्द ही मिलेंगे। इससे काल को हॉक की हालत जानने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि जब कमरे में कोई दूसरा अमर प्राणी मौजूद था तो उसने घर वापस टाइनी वर्ल्ड से पोर्टल खुला रखने की हिम्मत नहीं की थी। वह भले ही मासूम और अनजान होने का दिखावा करे, लेकिन अमरता तक पहुंचने के लिए कम से कम कुछ लोगों की जान जरूर लेनी पड़ती है। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद और ताला लगा दिया गया, काल ने तुरंत अपनी इंद्रियों को तेज करके ये सुनिश्चित किया कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। फिर उसने ट्रिब्यूलेशन पर्वत की ओर वापस जाने के लिए एक छोटा सा देखने का पोर्टल खोला, जहां हॉक अपनी परीक्षा देने गया था। उसके चारों ओर तूफान पहले से ही बन रहा था, लेकिन हॉक ने पूरे क्षेत्र को आग से भर दिया, जिससे तूफान दब गया और बादल लगातार जलते रहे। हॉक ने वास्तव में अपनी अमरता की परीक्षा को इस तरह बदल दिया था कि उस पर बारिश होने की कोई संभावना ही न रहे। इस बात पर डाना को बहुत हंसी आ रही थी। मानसिक संपर्क के माध्यम से रेमी अपनी उन्नति के लिए योजनाएं बनाने लगी। अगर हॉक को अपनी परीक्षा के लिए अग्नि तत्व लोक का एक छोटा सा हिस्सा बनाने का मौका मिलता, तो वह अपना खुद का नागा दलदल दृश्य बना सकती थी। लेकिन उसके विचारों ने हॉक को एक शानदार विचार दिया। उसे पोर्टल का उपयोग करना नहीं आता था, लेकिन कारा को आता था, और वह जानता था कि अग्निलोक कहाँ स्थित है। वह वहां जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह एक डार्क फ्लेम फीनिक्स था, न कि शुद्ध अग्नि तत्व वाला प्राणी। लेकिन पोर्टल खोलने से क्षेत्र में बहुत अधिक तत्व समृद्ध माना ऊर्जा का प्रवाह होगा और क्षेत्र इतना गर्म हो जाएगा कि उसे अब और किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बादल, बिजली की पहली कड़क ने ड्रैगन द्वीप समूह के सभी अमर प्राणियों को गहरी नींद से जगा दिया। उन्होंने महाद्वीपों पर किसी के भी संकट की अवस्था में पहुंचने का संकेत नहीं पाया था, लेकिन निश्चित रूप से एक शुरुआत तो हुई थी, और उन्होंने अपने निगरानी वाले किसी भी ग्रह से किसी भी प्रकार की घुसपैठ का संकेत नहीं पाया था। ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि काल की छोटी दुनिया ड्रोड में बनाई गई थी, इसलिए यह अभी भी उनकी अपनी दुनिया का हिस्सा लगती थी, भले ही उसमें मौजूद माना ऊर्जा बदलने लगी थी और उस अमर दुनिया के अनुकूल होने लगी थी जहां काल अब रह रहा था। अज़ोव ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और प्रगति की निगरानी करने के लिए एक सूक्ष्म पोर्टल के माध्यम से खुद को टेलीपोर्ट कर लिया। अरे, आप हैं। मुझे लगा था कि आप काल के साथ चले गए थे। कोई बात नहीं, आप अपना काम खत्म करें, मैं नजर रखूंगा। हॉक ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वह अमर प्राणी पूरी तरह से बुरा नहीं था, भले ही उसके पास पंख न हो। विपत्ति की बिजली की पहली किरणें हॉक के ज्वलंत शरीर अवरोध से टकराईं, और जैसे ही पक्षी ने अपने भीतर शक्ति का प्रवाह महसूस किया, वह खुशी से कराह उठा। अधिकांश जानवरों की तरह मनुष्यों की तुलना में उसका विकास बहुत आसान था, लेकिन अधिकांश के विपरीत अमरता प्राप्त करने के लिए उसे कई विकासों से गुजरना पड़ा था, और उसे अपने शरीर से शेष नश्वर ऊर्जा का कुछ हिस्सा निकालना पड़ा था। इसके बिना यह आगे नहीं बढ़ पाएगा, भले ही उसने अपनी पिछली उन्नति के दौरान कालकोठरी की आग में खुद को पूरी तरह से नया रूप दे दिया हो। बिजली फिर से गिरी, जिससे नश्वर दुनिया की बची हुई ऊर्जा जलकर राख हो गई, और हॉक ने उसकी जगह लेने के लिए क्लेश की अवशिष्ट शक्ति को ग्रहण कर लिया। जितनी अधिक शक्ति वह अपने अवरोध में प्रवाहित कर सकता था, उतनी ही तेजी से ऊर्जा की भरपाई होती थी, और हॉक ने संक्षेप में इस तथ्य पर अफसोस जताया कि जीवन भर के अभ्यास के बाद भी वह अपनी मानव शक्ति का इतना कुशल उपयोग कर पा रहा था। अगर उसने जल जादू को दंडित करने में इतना प्रयास न किया होता, तो क्या वह इस पूरी विपत्ति को जल्दी समाप्त कर सकता था? क्या समय का अंतर वाकई मायने रखता था? क्या अमर लोकों में चूहे थे? बिजली बार बार गिरने के दौरान ये वे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो उसके दिमाग में घूम रहे थे, और बिजली उसकी शक्ति को एक सच्चे अमर की शक्ति में बदल रही थी। चौथी और पांचवी बौछारें लगभग एक के ऊपर एक आईं, दोनों लगभग निर्बाध रूप से आपस में मिल गईं क्योंकि डार्क फ्लेम फीनिक्स रूपांतरित और विस्तारित हुआ। उसका शरीर बड़ा होता गया क्योंकि हॉक अमरता के अनुकूल हो रहा था। अब उसके पंखों का फैलाव वास्तव में 30 मीटर था, जो आकार की प्रतियोगिता में ड्रैगन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए लगभग पर्याप्त था। लेकिन वह विशालकाय सरीसृपों की तुलना में कहीं अधिक नाजुक और फुर्तीला था, और उसे पूरा यकीन था कि उसकी हवाई गति की श्रेष्ठता से कोई समझौता नहीं होगा।
काल की प्रगति के विपरीत हॉक का हौसला बढ़ाने के लिए केवल अजोब ही आया था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि अमर प्राणी ने उस क्षेत्र को बंद कर दिया था और बाकी सभी को उनकी दुनिया में एक अमर जानवर की प्रगति से दूर रहने की चेतावनी दी थी। सभी अमर लोग काल की टीम के बारे में जानते थे और मानते थे कि अमरता प्राप्त करने वाला यह उनका पहला सदस्य था, क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति किसी संकट से वापस नहीं लौटा था। काल का वापस लौटना अभी जल्दबाजी थी, भले ही वह केवल एक मुलाकात के लिए ही क्यों न हो, क्योंकि उसकी अमर आत्मा अभी स्थिर और विकसित नहीं हुई थी, जिससे वह अमर लोक के साधकों के हमलों के प्रति असुरक्षित हो जाता। आत्मा अमरता के लिए एक प्रकार का आधार थी। अमर आत्मा निर्माण के प्रारंभिक चरणों ने आपकी अधिकतम शक्ति को बढ़ाने में बहुत कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने कार्यों को करने और कौशल का उपयोग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को भारी रूप से कम कर दिया। पूर्ण विकसित अमर आत्मा के साथ उन्हें ऊर्जा की कमी का डर बहुत कम होता, जब तक कि वे बार बार अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का उपयोग न कर रहे हों। उनकी शक्ति में वास्तविक वृद्धि तब शुरू हुई जब उन्होंने आत्मा को रूपांतरित करना शुरू किया और शून्य श्रेणी के अमर बन गए। लेकिन माना लागत में कमी के अलावा अमर आत्मा आत्मा आधारित हमलों और सार को होने वाले दीर्घकालिक नुकसान से भी सुरक्षा प्रदान करती थी। यह अमर आत्मा को अमर सार की एक परत से अलग करती थी और अमर के मूल में ऐसी शक्ति भर देती थी जो उससे पहले कभी प्राप्त नहीं हुई थी। जब तक स्थिति स्थिर नहीं हो जाती, तब तक मृत्यु को लक्षित करने वाले हमले, जैसे कि तत्काल मृत्यु, उनकी जीवन अवधि समाप्त करके उन्हें निशाना बना सकते थे, या फिर क्षयकारी बनाना और तत्काल वृद्धावस्था जैसी क्षमताओं का उपयोग किसी अमर प्राणी पर करके उसके प्राचीन शरीर को जीवन भर के लिए अपन्न किया जा सकता था। एक बार अमर आत्मा का निर्माण हो जाने के बाद एक अमर प्राणी उन हमलों से स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाता था। हॉक अभी वहां नहीं पहुंचा था, लेकिन वह प्रक्रिया को सहज रूप से समझ गया था और वह जल्द ही काम शुरू कर देगा। बिजली से संबंधित काम वह पूरा कर चुका था और अजोब अमर पहाड़ पर लगी आग को बुझा रहा था, जहां बिजली की बौछार के कारण उसकी शक्ति बिखर गई थी, ताकि वह अपने ठिकाने पर वापस जाकर झपकी ले सके। अब आगे बढ़ना तब और भी थका देने वाला हो जाता था जब रास्ते में बिजली गिरने का खतरा रहता था। जब हॉक अचानक उसी पोर्टल से गायब हो गया जिसका इस्तेमाल काल देखने के लिए कर रहा था, तो अजोब ने भौहें चढ़ाईं। काल ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया और अमर प्राणी ये देखने के लिए मुड़ा कि हॉक कहाँ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शक्ति समायोजित होने के दौरान कोई अमर श्रेणी का पक्षी ड्रैगनद्वीप समूह में घूम रहा हो। काल के दायरे में दूसरों को कोई खतरा नहीं था, इसलिए अजोब ने बस हाथ हिलाकर काल को पोर्टल बंद करने दिया, इससे पहले कि अमर पर किसी का ध्यान जाए। दुनिया घटनाओं की अत्यधिक संख्या के कारण वे शायद हर चीज पर बारीकी से नजर न रख पाएं, लेकिन किसी दूसरी दुनिया, विशेष रूप से नश्वर लोकों में स्थित किसी दुनिया के लिए लगातार खुला रहने वाला पोर्टल अंततः किसी न किसी को जांच करने के लिए मजबूर कर देगा। अच्छा, अब हम दो ही बचे हैं। तो भाई तियान और भाई थोर कब पदोन्नति करेंगे? हमें पहले से ही पता है कि बहन रे जल्द ही पदोन्नति करने वाली है और बहन रैमी व्यस्त है, लियो ने पूछा। ओपल की घबराहट ने कुछ पल के लिए दूसरों को भी चिंतित कर दिया। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि उसने अपने फिल्म संग्रह के लिए अधिक डेटा जुटाने पर इतना ध्यान केंद्रित कर दिया था कि वह अपनी खुद की शक्ति बढ़ाने के बारे में भूल ही गई थी। वह भ्रम के मूलभूत नियम के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी पौराणिक श्रेणी के शिखर पर नहीं था। अन्य लोग शायद तुरंत प्रगति कर लें, लेकिन उसे अपने परिवेश में इस बेहतर ऊर्जा के बावजूद भी बराबरी करने में हफ्तों, शायद महीनों लग जाएंगे। अमर लोक में अगली सुबह तेजी से आ गई और काल ने कुछ पल के लिए सोचा कि क्या दिनों की लंबाई में कोई अंतर है। तभी उसके सिस्टम इंटरफेस ने उसे खुशी खुशी सूचित किया कि इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं और कोई उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अगर ये न्यान है तो मैं उसे चमकीले कपड़ों से ढककर लूट्स और बटन के पास फेंक दूंगा, काल ने बिस्तर से उठते हुए शिकायत की। अगर तुमने उन्हें ग्लिटर से ढक दिया तो ओफेलिया तुम्हारी जान से मार डालेगी। काल ने रे द्वारा बनाए गए काले वस्त्रों की एक सीट पहनी, फिर अपने मानव हाथों को देखकर भौहें चढ़ाईं, क्योंकि बिल्ली दानव के रूप में इतने समय बिताने के बाद उन्हें देखने की उसे आदत नहीं थी। साथ ही वह कद में छोटा था। वैसे इंसानी मानकों के हिसाब से वह छोटा तो नहीं था, उसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वह अपनी सामान्य लंबाई से पूरे 10 सेंटीमीटर छोटा था। उसने संक्षेप में अपने आकार को समायोजित करने के लिए बेहेमोथ का उपयोग करने पर विचार किया, लेकिन फिर उसने यह विचार छोड़ दिया और अपने आकार को उसकी प्राकृतिक अवस्था में ही रहने दिया।
जब उसने दरवाजा खोला तो न्यान बाहर इंतजार कर रही थी, अभी भी उसने पायजामा ही पहना हुआ था। सुप्रभात। नाश्ते का बुफे खुला है और सुबह जल्दी जाना सबसे अच्छा है ताकि हमारे पहुंचने से पहले ही बढ़िया चीजें खत्म न हो जाएं। उन्हें बचा हुआ खाना पसंद नहीं है, इसलिए वे सुबह देर से बुफे भरना बंद कर देते हैं। उसके पीछे खड़ी डाना, बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की के बिखरे बालों और फलालन के पजामे को देखकर हंस पड़ी। वह नाश्ते के लिए यहां आने को लेकर स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित थी। ठीक है, मुझे तैयार होने के लिए 30 सेकंड का समय दीजिए और मैं आपके साथ आ जाऊंगी। अंदर आइए, गलियारे में इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। कारा ने खुद को सीधा किया और अपने बालों को 3 पंक्तियों वाली चोटी में बांधा, सफेद और काले हिस्सों को अलग किया, फिर उन्हें मिलाने के लिए बाहर आए। तो वे नाश्ते में क्या खाते हैं? कुछ अच्छा, दुर्लभ पौधे, अमरता के संसाधन, पके हुए व्यंजन? उसने पूछा। वैसे तो यह इमॉर्टल रैंक का नहीं है। ये तो बस नाश्ता है, कोई खास दावत नहीं। लेकिन यह वाकई बहुत अच्छा है। कारा ने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई बात नहीं। हम बाहर जाकर नए दोस्त बना सकते हैं और दूसरे दिन के लिए इतना ही काफी है। न्यान ने बेजे के सिर पर छोटे गोल कानों को देखा और घबरा गई कि वह कारा को कैसे बताएगी कि कबीले के आधे लोग उसे बाहर निकालने की मांग करेंगे, जबकि बाकी ज्यादातर लोग ये जानकर उससे डरेंगे कि वह एक कैस बेजा है, न कि कोई जानवर। तथापि अगर वह उन्हें नहीं बताती तो उन्हें पता ही नहीं चलता, है ना? वे सब नाश्ते के लिए जा सकते थे, कबीले के परिसर का भ्रमण कर सकते थे और फिर वह देख सकती थी कि नए अमर लोग प्रशिक्षण के लिए क्या करते हैं। शायद इससे उसे मदद मिल सकती है, क्योंकि उनके पास भी एक असामान्य प्रणाली थी। इस दुनिया के अधिकांश अमर प्राणी या तो यही के थे या फिर आधा दर्जन शक्तिशाली नश्वर लोगों से आए थे जो नियमित रूप से अमर प्राणियों की उन्नति उत्पन्न करते थे। उसकी दुनिया का एकमात्र दूसरा व्यक्ति द मोरन था और उसका दिमाग इतना खराब था कि वह ज्यादा मददगार नहीं था। उसने मान लिया कि अमरता प्राप्त करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्राकृतिक चयन के नियमों के अनुसार तो उसे इतनी लंबी आयु प्राप्त करने का अवसर मिलना असंभव था। हैरानी की बात यह थी कि जब वे पहुंचे तो भोजन कक्ष में वास्तव में लोग मौजूद थे। न्यान आमतौर पर इतनी जल्दी इसलिए जाती थी क्योंकि वहां सिर्फ वही होती थी और बुफे में सभी व्यंजन मौजूद होते थे। सौभाग्य से जैसे जैसे कोई चीज चुनी जाती थी उसे फिर से भर दिया जाता था, इसलिए उसे किसी भी चीज से वंचित नहीं रहना पड़ता था। हमें लगा था कि बिल्ली आप सबको सुबह सुबह जगा देगी। रुको, क्या तुम हमेशा से 3 ही थे? एक विशाल क्रोधी दानव ने पूछा। कारा ने उसे घूर कर देखा। बेशक, नए अमर प्राणी यूं ही प्रकट नहीं हो जाते। दानव ने भी भौहें चढ़ा ली। उसकी याददाश्त इससे बेहतर होनी चाहिए थी, खासकर द्वंद्वयुद्ध के मामले में। वह कभी कोई द्वंद्वयुद्ध नहीं भूलता था। कल तुमने द्वंद्वयुद्ध नहीं किया था, उसने जोर देकर कहा। किसी ने मुझसे नहीं पूछा। जब मैं चाहूं तो काफी शांत स्वभाव का रहता हूं। क्रोध दानव मुस्कुराया। तो मैं आज तुमसे द्वंद्वयुद्ध करूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई सिस्टम है या तुम स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे हो? सब कुछ प्राकृतिक है बेबी। अमरता का एक अंश इस क्षमता के आगे कुछ भी नहीं है। कारा ने बनावटी मीठे लहजे में जोर देकर कहा कि काल को ये बात समझ नहीं आई। पहचानना? राक्षस ने बगल वाली कुर्सी पर जोर से हाथ पटका। अपने लोगों को खाने के लिए लाओ। खाने के बाद हम आपस में लड़ेंगे। आज मजा आने वाला है, उससे कोई बच नहीं सकता। न्यान के चेहरे पर चिंता देखकर काल हंस पड़ा। कारा की चिंता मत करो, कोई भी स्वेच्छा से उससे 2 बार द्वंद्वयुद्ध नहीं करता, इसलिए वह इसमें काफी अच्छी होगी। अच्छी कहना हर किसी के लिए अलग अलग अर्थ रखता था। उसे कोमल अंगों पर काटने और लोगों के गुप्तांग पर मुके मारने की आदत थी। जाहिर है किसी ने भी उससे 2 बार द्वंद्वयुद्ध करने की कोशिश नहीं की। वह आज इसके लिए उत्सुक थी, उसे अपनी नई ताकत को परखने का मौका मिलने वाला था और यह समझने की कोशिश करने का कि इस उन्नति में उसे उच्च रैंक का कौशल क्यों नहीं मिला। क्या वह आखिरकार अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गई थी? वह बिंदु जहां उसका शरीर और उसके कौशल संतुलित होने लगे थे, वयस्कता के करीब होना चाहिए था। काल ने हर वो चीज थोड़ी थोड़ी उठा ली जो देखने में अच्छी लग रही थी, जबकि कारा ने गर्मा गर्म सॉस से ढके हुए तले हुए अंडों के ढेर के चारों ओर पेस्ट्री का ढेर लगा दिया और काल को उम्मीद थी कि वह मेयोनेज़ था। दाना ने पहले तो बस कुछ चीजें चुनी जिन्हें वह चखना चाहती थी, फिर न्यान ने दाना को चखने के लिए उसकी पसंद की बाकी सभी चीजों के छोटे छोटे नमूने थाली में परोस दिए। क्रोध दानव और उसके दोस्तों ने उसे एक जैसी हैरान करने वाली मुस्कान दी। लोमड़ी होने का यही एक दुष्प्रभाव था।
आप दोस्त बना लेते हैं भले ही आप न चाहें। तियान ने सोचा कि यह एक अच्छा संकेत है। अगर सब लोग दाना के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं तो जब वह आगे बढ़ेगा तो वे उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। वह पूरी तरह सही नहीं था। वह एक पूरी तरह से विकसित महिला थी, जबकि वह 3 किलो का शुद्ध पशु था। सफेद लोमड़ी। तियान को एक नए दोस्त की बजाय एक प्यारे से पालतू जानवर की तरह माना जाने की संभावना कहीं अधिक थी। हालांकि उसे शायद इस अंतर का पता भी नहीं चल पाता। उसके दिमाग में फ्रेंडली का मतलब फ्रेंड था। उनके आने के 15 मिनट बाद ही भोजन कक्ष तेजी से भरने लगा और क्रोध राक्षसों से भरी मेज पर बैठे होने के कारण वे सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। एक ऐसी दुनिया में भी जहां शक्तिशाली लोग राज करते थे, क्रोध राक्षस, जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत के सबसे हिंसक अनुयायियों में से थे। दोनों नए प्रतिभागियों ने द्वंद्वयुद्ध में अपनी कुशलता साबित कर दी थी, लेकिन राक्षसों को प्रभावित करने के लिए आमतौर पर इससे कहीं अधिक की आवश्यकता होती थी। इसी कारण कई लोगों को संदेह हुआ कि काल और दाना के पास कोई रहस्य है, या तो उनकी उत्पत्ति के बारे में या उनके कौशल के बारे में। राक्षसों को प्रभावित करने वाली कोई न कोई बात तो अवश्य ही होगी। कारा पर किसी का ध्यान नहीं था, जिसका कद काठी उसे किसी माध्यमिक विद्यालय की छात्रा जैसा दिखाता था। कुल में कई अमर बच्चे थे, लेकिन युद्ध शक्ति के लिहाज से वे सचमुच अमर नहीं थे। उनकी उम्र सीमित थी, लेकिन उनके पास उस उम्र को बरकरार रखने की शक्ति नहीं थी, और कुल को उनकी रक्षा करनी पड़ती थी ताकि उन्हें अगवा करके किसी दूसरे कुल के लिए काम करने के लिए बहकाया न जा सके। लेकिन उसका नाश्ता, वो क्या था? 2 टेबल दूर बैठे लोगों की आंखों में भी पानी आ रहा था। अंडों के पहाड़ पर उसने जो भी मसाला डाला था, उसकी महक से मानो मानो उनकी आंखें चटक रही थीं। वह खुशी का गीत गुनगुनाते हुए उसे खा रही थी। क्रोध राक्षसों को तीखी चटनी बहुत पसंद थी, जो लावा मिर्च से बनी होती थी और अग्नि जादू को मसाले के साथ मिलाकर एक अनोखी तीखी चटनी तैयार करती थी। लेकिन उनमें से अधिकांश इसे अंडों के मुख्य स्वाद के रूप में इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे ही उसकी थाली खाली हुई, उस बड़े राक्षस की आंखों में उत्साह की चमक आ गई। वह समझ गया था कि वह अकादमी के बच्चों में से एक नहीं थी, वह उन सभी को पहले से जानता था। वह उनके युद्ध कौशल प्रशिक्षक थे। इसका मतलब ये था कि यह सचमुच एक किशोर अमर थी, जो किसी ऐसे लोक से आई थी जो इस तरह की प्रतिभा को पोषित करने में सक्षम साबित हुआ था। उसे संदेह था कि वह वास्तव में एक प्रकार की दिव्य पशु हो सकती है, जिसने वयस्कता से पहले ही अमरता प्राप्त कर ली हो। लेकिन वह देखने में काफी अनुभवी लग रही थी, उन नर्म दिल और निकम्मे छात्रों में से नहीं थी। ठीक है, चलिए प्रशिक्षण मैदान में चलते हैं। मैं आपके स्तर का आकलन करूंगा और यदि आपको अतिरिक्त पाठों की आवश्यकता होगी तो मैं आपको कक्षाओं में दाखिला दिला दूंगा। कारा की मुस्कान देखकर उसे तुरंत अपना वह बयान वापस लेने की इच्छा हुई। कारा ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कुश्ती के अखाड़े में ले गई, और बाकी क्रोध दानव हंसने लगे। वह छोटी सी बच्ची या तो बहादुर थी या मूर्ख, और वे उसकी इस तरह की पागलपन भरी हरकत का पूरा समर्थन कर रहे थे। जो पहले खून बहाएगा, मुकाबला उसी के पक्ष में होगा। बच्चों के साथ कुश्ती लड़ने के संबंध में कबीले के यही मानक नियम है। राक्षस ने जोर देकर कहा, यह थोड़ा अपमानजनक है। क्या उन्हें लगता है कि मैं मार नहीं सह सकता? वह हंसा और कंधे उचकाते हुए बोला, मैंने भी यही कहा है, लेकिन नियम तो नियम होते हैं। जब इंसानों को सत्ता सौंप दी जाती है तो यही होता है। वे अपने बच्चों को अजीबोगरीब तरीकों से लाड़ प्यार करते हैं, जबकि दूसरे तरीकों से उनकी परीक्षा लेते हैं। कार ने अपनी आभा को लगभग आधी तीव्रता पर समायोजित किया, जो उस क्षेत्र में मौजूद अन्य लोगों की आभा के लगभग बराबर थी। ये सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत हुआ, लेकिन उसने जल्द ही देखा कि कई अमर प्राणी उसे भयभीत निगाहों से देख रहे थे। न्यान ने उसकी ओर देखा। अब मुझे समझ आ गया, तुम अपनी आभा को क्यों दबाते हो। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था, तब मैं एक दुष्ट साधक संप्रदाय की सेवा कर रहा था, और उनमें से अधिकांश की आभा तुम्हारी आभा के बराबर नहीं थी। आपको मिस डाना जैसी इतनी प्यारी और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला कैसे मिल गई? वह इतनी पवित्र और मासूम है, इतनी प्यारी कि उसे गले लगाने का मन करता है। अन्य अमर प्राणियों ने सहमति में सिर हिलाया। दाना की आभा किसी दिव्य साधना संप्रदाय के लिए अधिक उपयुक्त थी, जहां वे कर्म सृजित करने के लिए पवित्रता और अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते थे। लेकिन काल को ऐसा लगा जैसे वह बंधे हुए शिकारी की तरह शिकार चुन रहा हो। क्रोध के राक्षसों ने फैसला किया कि वे उसे पसंद करते हैं। रिंग में कारा के साथ मौजूद व्यक्ति ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, वह अपने प्रतिद्वंदी का विश्लेषण करने में इतना व्यस्त था।
उसे इसमें महारत हासिल थी और वह आमतौर पर अधिकांश बच्चों की सिस्टम जानकारी पढ़ सकता था, चाहे वे कहीं से भी आए हों, लेकिन कारा की जानकारी या तो दूषित थी या लगातार बदल रही थी। कुछ देर बाद उसने हार मान ली और रेफरी के मैच शुरू करने का इंतजार करने लगा। आरोही अमर प्राणियों में से एक जज की ऊंची कुर्सी पर चढ़ गया और सीटी बजाकर मैच शुरू कर दिया। क्रोध दानव ने अग्नि अवरोध उत्पन्न किया और कारा की ओर निशाना साधते हुए अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन वह एक काले विघटनशील अवरोध के पीछे गायब हो गई और फिर एक मिसाइल की तरह उसके चेहरे पर टूट पड़ी। दोनों हाथों में कुल्हाड़ी होने के कारण वह उसे समय पर पकड़ नहीं पाया। वह केवल उसकी गति को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन कारा ने हार नहीं मानी। उसने उसकी कुल्हाड़ी का सहारा लेकर खुद को उसके चेहरे पर झोंक दिया और उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मुक्कों की बौछार कर दी। भीड़ में मौजूद राक्षसों ने उस पागल लड़की पर हंसना शुरू कर दिया। पिछली सदी में युद्ध प्रशिक्षक के साथ जितनी भी घटनाएं घटी थीं, उनमें से एक नई घटना ये थी कि एक छोटी लड़की उसकी दाढ़ी से लटककर उसके चेहरे पर मुक्के मार रही थी। वह दहाड़ा और अपने कुल्हाड़े से एक हाथ हटा लिया, लेकिन जब उसने कारा को पकड़ा तो वह मानो बेजान हो गई। उसके हाथ में छटपटाने लगी और उसकी बांह पर हमला करने के लिए 2 खंजर निकाल लिए। बिज्जू जमीन पर गिर पड़ा और अपने चोटिल चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जबकि दानव ने मुंह भर खून थूक दिया। वह अब उसके साथ किसी इंसान बच्चे जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। वह मानव रूप में एक जंगली जानवर था। कारा प्रभावित हुई। उसे यह बात समझने में केवल एक ही बातचीत लगी और उसने उसके साथ नरमी बरतने की कोशिश करना बंद कर दिया था। जैसे ही कारा ने दोबारा चकमा दिया, कुल्हाड़ी उसकी बाधा को पार कर गई और फिर जैसे ही वह दोबारा उसके बचाव के अंदर घुसी, उसके चारों ओर एक अग्नि कौशल विस्फोट हो गया। एक पल के लिए दोनों प्रतिद्वंद्वी बराबरी पर दिखे, फिर कारा को एक बार फिर हवा में उछाल दिया गया। वह अपनी प्रतिद्वंदी की ताकत से अभिभूत हो गई। युद्ध प्रशिक्षक चाप के शीर्ष पर पहुंचते ही मुस्कुरा उठी। कुछ ही अमर प्राणी इतनी तेजी से अपनी दिशा बदलकर उसके अगले हमले से बच पाएंगे। फिर कारा वापस एक कैस बैजर में बदल गई और उसका पंखों वाला रूप हवा में अचानक रुक गया। तभी उसके शरीर के चारों ओर 100 कैस ब्लास्ट हमले हुए, जिससे उसकी सुरक्षा कवच की ज्वालाएं चीरने लगीं। कारा ने उसकी कुल्हाड़ी छीन ली और उसके हाथ पर खरोंच मारकर हमला रोक दिया। उसके इरादों को गलत समझते हुए उसने कुल्हाड़ी गिरा दी और फुर्तीले बिज्जू को कुचलने के लिए अपनी मुट्ठी पर आग लगा ली। हालांकि कारा जमीन पर गिर पड़ी और वापस मानव रूप में परिवर्तित हो गई, ताकि वह अपने हाथों में उसकी कुल्हाड़ी लेकर जश्न मनाते हुए इधर उधर दौड़ सके। ये वाकई बहुत अच्छा था और उसने वापस कॉल कर दिया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। धत्तेरे की, ये तो कैस बैजर है। कौन शर्त लगाएगा? हमें एक नई श्रेणी बनानी पड़ेगी। मेरे पास 5 स्पिरिट एलिमेंट स्टोन हैं जो कहते हैं कि ये हताशा में हार मान लेगा। अमर प्राणियों में से एक चिल्लाया। मेरे पास एक एपिक एम्यूलेट है जिस पर लिखा है कि वह लड़ाई के दौरान उसे चाटती है। काल ने मजाक में कहा। इस पर कोई शर्त नहीं है, उसने ये काम पहले ही कर दिया था जब वह उसकी कुल्हाड़ी चुरा रही थी। काल हंस रहा था क्योंकि दोनों लड़ा के बार बार आपस में भिड़ रहे थे। दानव कारा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उसकी कुल्हाड़ी के वार से भागना बंद कर दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब कैसे संभाल रही थी। इसका एक कारण ये था कि कारा काल के क्लास स्किल्स में से हेस्ट को सक्रिय कर रही थी, लेकिन मुख्य कारण ये था कि बेजे को टेलीपोर्ट करना आता था, लेकिन वह इसका इस्तेमाल एक बार में कुछ सेंटीमीटर ही करती थी, इसलिए सभी को लगा कि वह हमलों से बच रही है। उसे खून निकालना वाकई बहुत मुश्किल है, कारा ने शिकायत की। वह क्रोध का दानव है, जाहिर है उसे घायल करना मुश्किल है। आपको उसकी ऊपरी बांह पर निशाना लगाना चाहिए था जहां कवच नहीं है। आप उसे जोरदार वार कर सकते थे। दोनों के बीच कुछ देर तक लड़ाई चलती रही। कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर ने कारा की शारीरिक क्षमता को परखने के लिए अपनी शक्ति को थोड़ा कम रखा था। वह कारा की चालों को समझ चुका था और अपने हमलों को उन दिशाओं के अनुसार समायोजित कर रहा था जहां से कारा के बचने की सबसे अधिक संभावना थी। इस वजह से कारा को अधिक चोटें लग रही थीं, हालांकि वह भी कुछ वार करने में कामयाब रही थी। फिर दानव द्वारा दाईं ओर चकमा देने के दौरान वजन में थोड़ा सा बदलाव हुआ, जिससे कारा भ्रमित हो गई और उसने हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक विशाल हाथ की चपेट में आ गई। उसकी बाहें उसके बगल में जकड़ी हुई थीं और वह बुरी तरह छटपटाने लगी। फिर उसने उसका हाथ चाटा, जिससे युद्ध प्रशिक्षक हंस पड़ा। ठीक है, तुम जीत गए, उसने स्वीकार किया। आप एक बेहतरीन प्रतिद्वंद्वी हैं।
अगर मैंने सदियों तक छात्रों को प्रशिक्षित न किया होता तो शायद आप मुझे हताशा में मौत के घाट उतार देते। कारा, अमाल्डोर। जैसे ही लोगों ने अपनी शर्त पूरी की, भीड़ ने जयकारे लगाए और ताने मारे, और कुछ और बच्चे ये देखने के लिए बाहर आ गए कि क्या हो रहा है। उन्होंने दूसरों से सुना था कि एक लड़की युद्ध प्रशिक्षक को चुनौती दे रही है, और वे जानना चाहते थे कि वह बहादुर कौन है। लेकिन वे इसे नहीं जानते थे। वह स्पष्ट रूप से एक युवा अमर थी, वयस्कता से अभी कई साल दूर। लेकिन वह नहीं थी, और उसकी शक्ति का स्तर उन सभी से कहीं अधिक था। लो, अब कारा स्कूल के बच्चों के साथ खूब हंगामा मचाएगी। रेमी हंस पड़ी, क्योंकि बच्चे पास ही में शिक्षक के कारा से बात खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। सुरक्षा बल प्रशिक्षण के प्रमुख दिव्य अग्नि ड्रैगन जिन ने आकर अम्बल्डोर के कंधे पर थपथपाया। अच्छा दोस्त, लगता है हम दोनों एक नई पहेली में फंस गए हैं। अम्बल्डोर ने सिर हिलाया। सचमुच एक उलझन है। वह निश्चित रूप से अन्य छात्रों के साथ पढ़ने की उम्र की है, लेकिन मैं शिक्षकों से इस मामले को संभालने के लिए कहने की हिम्मत नहीं करूंगा। दूसरी ओर, कबीले के परिसर में किसी बच्चे को अशिक्षित रहने देना कबीले के नियमों के विरुद्ध भी हो सकता है। और जब तक वह यहाँ है, सुरक्षा बलों को शरारतों, जाल और अचानक होने वाली घटनाओं के प्रति अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। जिन ने सहमति जताई। हॉक ने अपवित्र जानवर रूपांतरण का उपयोग करके एक दानव कौवे में रूपांतरित हो गया, जिससे वह काल के कंधे पर बैठकर शो को व्यक्तिगत रूप से देख सका, बजाय इसके कि वह अपने स्थान से देखे। एक और है, ये अमर प्राणी कहाँ से आ रहे हैं? जिन ने शिकायत की। माफ करना, ये मेरे साथी हैं। जिन, हॉक से मिलो। डार्क फ्लेम फीनिक्स। उसका पूरा रूप देखने के लिए सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उसने रूपांतरण के द्वारा उसे छोटा कर लिया। क्या और भी होंगे? काल मुस्कुराया। ओह, अभी और भी हैं। वे फिलहाल नए माहौल में ढल रहे हैं और सामाजिक होने के लिए तैयार नहीं हैं। उनमें से कुछ दूसरों के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन मैं शिकारी प्रवृत्ति वाले जीवों से कहूंगा कि वे ठीक से व्यवहार करें। वह बात भी कुछ खास राहत देने वाली नहीं थी। ठीक है, कबीले के निवासी के रूप में मैं आपके फैसले पर भरोसा करूंगा और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने जानवरों को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी लें। अगर ऐसा संभव भी हो तो। जिन ने कारा को घूर कर देखा, जिस पर कारा हंस पड़ी और उसके लिए एक कपकेक लेकर आए। आह, धन्यवाद। क्या आपके यहाँ नाश्ते के बाद मिठाई खाने का रिवाज है? कारा बस हंस पड़ी। नहीं, मुझे तो बस कपकेक पसंद है। तापमान संतुलित होने तक जिन ने एक पल के लिए कपकेक को हाथ में उछाला और न्यान ने भौहें चढ़ाईं। जब कारा ने उसे वो कपकेक दिए थे, तब वह लगभग घबरा गई थी। अजीबोगरीब नाश्ता था, लेकिन ड्रैगन ने तुरंत ही इसका पता लगा लिया। उसे यह नहीं पता था कि ऊपर से बर्फ जमाने की यह तरकीब असल में हरे ड्रैगनों में आम थी, जो अपनी मिठाई के तैयार होने का बेसब्री से इंतजार करते थे। इसलिए उसने पहले भी कई बार इसका अनुभव किया था। उन्हें बीच में गर्म पिघली हुई चॉकलेट और ऊपर आइसक्रीम डालकर इन्हें बनाना भी पसंद था। इन्हें अपनी इन्वेंट्री में रखने से ये उसी अवस्था में बने रहते थे जिस अवस्था में आपने इन्हें प्राप्त किया था, इसलिए यदि आप इन्हें खाने से पहले ठंडा नहीं करना चाहते थे तो आपको इन्हें ठंडा होने देना पड़ता था। प्लेट और चम्मच कांटा। क्या तुम मुझे वह भागने की तकनीक दिखा सकती हो? लड़कों में से एक ने कारा से पूछा, अमाल्डोर की ओर से मिल रही नजरों को नजरअंदाज करते हुए। ओह, जरूर। असल में बुनियादी बातें बहुत सरल हैं। क्या आपके पास प्रशिक्षण हथियार है? मेरे पास एक अच्छी छड़ी है जिसका उपयोग मैं तलवार की तरह प्रदर्शन करने के लिए कर सकता हूँ। कारा ने एक पुलिस लाठी निकाली और छात्र ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। वह एक मिथिक रैंक की स्टन लाठी थी। भला किस दुनिया में इसे प्रदर्शन के लिए एक अच्छी लाठी माना जा सकता है? अमाल्डोर मुस्कुराया। शायद उसकी अराजकता का तरीका उसकी जिंदगी आसान बना दे। अगर वह बच्चों को असफल होने पर झटका देना शुरू कर दे, तो वे जल्दी सीख जाएंगे। प्रधानाध्यापक उसे ऐसा करने नहीं देंगे। ठीक है, तुम मुझ पर हमला करो और मैं तुम्हें वह कौशल दिखाऊंगी जो मैंने बड़े बॉस के खिलाफ दिखाया था, उससे थोड़ा धीरे धीरे, और फिर तुम कोशिश कर सकते हो। कारा ने समझाया। लड़के ने उत्सुकता से सिर हिलाया और एक कुंद प्रशिक्षण तलवार से उस पर वार किया। कारा झूम उठी, एक पैर हवा में उठाया और फिर दूसरे पैर को बगल में मारा, जो देखने में एक सुंदर बैले नृत्य जैसा लग रहा था, अगर उसके हाथ युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में न होते। वह लगभग 1 मीटर किनारे की ओर खिसक गई थी, लेकिन वह एक क्षमता का उपयोग कर रही थी। अमर होने के कारण वह अपने शरीर को हिलाने के लिए उड़ सकती थी। उसके पैरों की हरकत केवल तलवार से अपने शरीर को बचाने के लिए थी,
यह उसकी गति कौशल का हिस्सा नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने पिछली लड़ाई के दौरान किया था। वह लड़के को लड़ाई के दौरान नाचने के लिए बहका रही थी। कारा ने अपनी छड़ी से इशारा किया और लड़के ने उसी तरह बचने की कोशिश की जैसे उसने की थी, लेकिन यद्यपि वह अमर पैदा हुआ था, वह अमर रैंक का नहीं था और हवा में नहीं चल सकता था। इसलिए वह तुरंत अपनी पीठ के बल गिर पड़ा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। अपना संतुलन बनाए रखो, अपने शरीर को उस चीज से दूर रखो और साइड स्लिप करते समय संतुलन के लिए पैर का इस्तेमाल करो। ऐसे कारा ने एक बार फिर प्रदर्शन किया, एक पूरी तरह से अलग तरह की हरकत का इस्तेमाल करते हुए, जो कि पारंपरिक रूप से किसी ब्लेड से बचने का तरीका है, ठीक उसी तरह जैसे एक चार पैरों वाला बिच्छू किसी पंजे से बचता है। जब लड़के ने ऐसा करने की कोशिश की और लाठी से उसे जोरदार झटका लगा जिससे वह जमीन पर तड़पने लगा, तो अमाल्डोर ने अपनी हंसी छिपाने के लिए अपना मुंह ढक लिया। करीब, फिर से, एक दो और कोशिशों में आपको मिल जाएगा। लड़का एक बार फिर असफल रहा और फिर सभी को चौंकाते हुए उसने सचमुच ऐसा कर दिखाया। असंभव कोण पर अपने शरीर से लाठी को चकमा दिया और उसके पैर रेत पर फिसलते रहे। ये देखने में अच्छा नहीं था और वह लगभग फिर से गिर ही गया था, लेकिन उसने पहले वार को चकमा दे दिया। अच्छा, अब हमें बस इसका अभ्यास तब तक करना है जब तक तुम इसे कई हमलों के लिए न कर सको और इसे एक ऐसी बचाव तकनीक में न बदल सको जिससे तुम्हें हमला करने की स्थिति मिल सके। कारा ने जोर देकर कहा। क्या आप श्री अमाल्डोर के नए सहायक हैं? लड़के ने डरते हुए पूछा। मैं उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे तुम्हारा नया सहपाठी बनना चाहिए। क्या तुम्हारे पास उसकी कक्षा के अलावा कोई और मजेदार कक्षाएं भी हैं? बच्चे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह पागल हो। तुम्हें लगता है कि उसकी क्लास मजेदार है? वह युद्ध प्रशिक्षक तो एक जालिम है। वह क्लास में हमें डराता धमकाता है। लेकिन कुछ कक्षाएं मजेदार होती हैं। दोपहर में हमारी कला कक्षाएं होती हैं जहां हम मिट्टी की मूर्तियां बना सकते हैं या पेंटिंग कर सकते हैं। ये बहुत मजेदार होता है। ये तो मजेदार लग रहा है। मैं श्री अमाल्डोर से कहूंगा कि मुझे आप सबके साथ कक्षा में जाने दें। हम मिलकर बहुत ही शानदार मूर्तियां और चित्र बना सकते हैं। रूने क्राफ्टिंग के साथ कारा ने मन ही मन जोड़ा। दाना ने आह भरी। अगर कारा बच्चों के साथ कला और शिल्प की कक्षा में रूने क्राफ्टेड चीजें बनाने लगी तो सचमुच अराजकता फैल जाएगी। लेकिन उसे रोकने की कोशिश करने से वह और भी दृढ़ हो जाएगी और अपने दिनों को यादगार बनाने के लिए बेताब हो जाएगी, इससे पहले कि कोई उसे सच में रोक पाए। उसे अपनी भड़ास निकालने देना ही बेहतर था। जिन ने झुककर दाना के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करोगी। तुम्हें पता है कि कैस बैजर का दिमाग किसी छोटे बच्चे जैसा नहीं होता। दाना ने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ मायनों में वह ऐसा करती है, लेकिन वह वास्तव में उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह बस आज सारा दिन खेलना चाहती है। अगर इससे मदद मिलती है तो उसे एक अव्यवस्थित शिक्षक की सहायक की तरह समझो। ड्रैगन ने अपनी आंखें घुमाईं। जहां तक उसकी बात थी, अराजक और शिक्षक का सहायक एक ही वाक्य में नहीं आ सकते थे। लेकिन दिव्य अग्नि ड्रैगन देवताओं के उस समूह का हिस्सा थे जो व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, और उनका अराजक ड्रैगनों या उनके सहयोगियों के साथ कभी अच्छा तालमेल नहीं था। जब तक वह काल के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं करती, तब तक उसके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए काल ही जिम्मेदार होगा। दाना ने सिर हिलाया। तुम उससे कहीं ज्यादा इस बारे में चिंतित हो। कारा जानती है कि किस हद तक शरारतें स्वीकार्य हैं। अधिकांश ड्रैगनों की तरह, जिन अराजकता को दुर्भावनापूर्ण इरादे से जोड़ता था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। अराजकता अधिकाधिक तटस्थ थी, उसे आपके कार्यों के परिणामों की परवाह नहीं थी। यदि आप जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण या परोपकारी कार्य कर रहे थे, तो आप वास्तव में अराजक व्यवहार की मात्रा को कम कर रहे थे। इसके अलावा, कारा को बच्चे पसंद थे। क्यों न मैं मिस न्यान के साथ चलकर आपको परिसर घुमा दूं? उनकी दिशा निर्देश क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। जिन ने सुझाव दिया। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। क्या आपने कोई जगह सोच रखी है? क्यों न हम पुस्तकालय से शुरुआत करें? मुख्य द्वार अखाड़े के प्रांगण के किनारे पर है और आमतौर पर हर जादूगर इसका प्रशंसक होता है। ये कौशल पुस्तकों के भंडार के ठीक पास भी है। हालांकि ये थोड़ा अधिक प्रतिबंधित है क्योंकि इन्हें बाहर ले जाने के लिए आपको इन्हें खरीदना होगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ देने के लिए है तो आपको शायद कुछ अच्छा मिल जाए। न्यान ने उत्सुकता से सिर हिलाया। ये वाकई बहुत अच्छी जगह है, लेकिन बहुत महंगी है।
खैर, कौशल हर किसी के लिए मूल्यवान होते हैं और ऐसे लोगों की संख्या कभी भी पर्याप्त नहीं होती जो दूसरों द्वारा उपयोग की जाने वाली कौशल पुस्तकों की जगह नई कौशल पुस्तकें लिख सकें, इसलिए कीमत स्वाभाविक रूप से अधिक होगी। डाना ने सहमति जताई। और आप यह नहीं भूल सकते कि कोई भी नई कौशल पुस्तकें मिलने पर उन्हें सौंपने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वे व्यापार के लिए या शिष्य भर्ती करने के लिए बहुत मूल्यवान होती हैं। यदि आपको एक अच्छी कौशल पुस्तक मिल जाती है तो आप लगभग निश्चित रूप से एक अनुयायी प्राप्त कर लेंगे, न्यान ने आगे कहा। अरे वाह, दुर्लभ कौशल वाले लोगों को भर्ती करने की तरकीब वाकई एक क्लासिक तरीका है, काल ने मजाक में कहा। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने ये पहले भी किया हो, जिन ने कहा। शायद 1 या 2 बार। आपने नश्वर लोकों में काफी दिलचस्प जीवन बिताया है ना? मैंने सुना है कि आप वहां एक गिल्ड के शाखा नेता थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां कालकोठरी चलाने और गिल्ड को चलाने के लिए भर्ती किए गए सदस्यों के कार्यक्रम को प्रबंधित करने की सामान्य नीरस दिनचर्या से कहीं अधिक काम था। डकलाइट होस्ट एक दिलचस्प तरह का गिल्ड है। जहां तक मुझे पता है, ये हमारे किसी भी जीवित सदस्य से कहीं अधिक समय से अस्तित्व में है। लेकिन यह उन कारीगरों और दुर्लभ क्षमताओं वाले लोगों के लिए भी एक मिलन स्थल है जो अन्य गिल्डों और उनके कालकोठरी या समूह मिशन केंद्रित टीम निर्माण के सांचे में ठीक से फिट नहीं बैठते। काल ने कहा, इसके बजाय हमने व्यापार कौशल पर ध्यान केंद्रित किया, ऐसे शिल्प सीखे जो हमारी अनोखी क्षमताओं को संतुलित करने में मदद करेंगे। ये तो वाकई मजेदार लगता है। देखिए, एक दिव्य अग्नि ड्रैगन होने के नाते मुझे कभी इतना आनंद लेने का मौका नहीं मिला। बचपन में कर्तव्य और प्रशिक्षण ही मेरा कर्तव्य था, और बड़े होने पर भी कर्तव्य और दूसरों को प्रशिक्षण देना ही मेरा कर्तव्य था। हम जिम्मेदारी के प्रति बहुत सजग होते हैं। न्यान मुस्कुराए। मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूँ। जिन कुल के सबसे जिम्मेदार सदस्यों में से एक है, इसीलिए उसे सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देने का मौका मिलता है। लेकिन दिव्य अग्नि ड्रैगन वंश कई अमर लोकों में राजसी परिवार है, इसलिए उससे बड़ी उम्मीदें हैं जिन पर उसे खरा उतरना होगा। जिन ने सिर हिलाया। मेरे पिता, दादा और परदादा सभी सर्वोच्च श्रेणी के ड्रैगन हैं और अभी भी जीवित हैं, अपने अपने छोटे राज्यों पर शासन कर रहे हैं। यह उनके लिए वाकई उम्मीदों का एक बहुत बड़ा स्तर था। जिन उन्हें पुस्तकालय की ओर ले गया, जो एक खूबसूरत कलात्मक डिजाइन वाली 5 मंजिला इमारत थी और परिसर में मौजूद किसी भी अन्य वास्तुकला से मेल खाती हुई प्रतीत नहीं होती थी। ये पुस्तकालय मात्र 200 साल पहले हमारे एक सदस्य द्वारा बनाया गया था, जिन्हें लगा कि वे स्थापत्य शैली में क्रांति ला सकते हैं। वह योजना सफल नहीं हुई। हालांकि ये पुस्तकालय कला का एक उत्कृष्ट नमूना है और इसमें वे सभी सामान्य पुस्तकें मौजूद हैं जिन्हें कोई भी पढ़ना चाह सकता है। ये हमारे सभी सदस्यों के लिए खुला है, यहाँ तक कि नश्वर सेवकों को भी पुस्तकालय तक पहुँच प्राप्त है। आप वहाँ हर किसी को किसी न किसी समय कुछ ऐसा शोध करते हुए पाएंगे जो उनके विकास में सहायक हो सकता है। इसमें ऐतिहासिक पुस्तकों की प्रतियां भी हैं और दुर्लभ संसाधनों की खोज करते समय ये अक्सर उपयोगी होती हैं। कभी कभी आप यहाँ महीनों तक हर दिन लोगों को देखेंगे जो ब्लैक एल्फ ग्रास जैसे किसी बेहद दुर्लभ संसाधन की तलाश में होते हैं, या फिर उन अफवाहों की तलाश में होते हैं जहां इसे अतीत में उगते हुए देखा गया था ताकि वे इसे खोजने के लिए यात्रा पर जा सकें। अगर उन्हें ऐसा कोई संसाधन मिल जाए तो वे कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, या शायद कोई अत्यंत दुर्लभ रासायनिक मिश्रण तैयार कर सकते हैं। क्या ये इतना दुर्लभ है? डाना ने पूछा। ब्लैक एल्फ ग्रास, ये एक पौराणिक, लुप्त जादुई पौधा है। कई प्राचीन नुस्खों में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन यह अब मौजूद नहीं है। मैंने 20 साल तक इसकी खोज की, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिला। जिन ने गहरी आह भरते हुए उत्तर दिया। डाना मुस्कुराए और काल ने थोर के उस स्थान में हाथ डाला जहां वह पौधा खरपतवार की तरह उग रहा था। लो, ये तो सिर्फ मिथिक रैंक का है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे हैं। तुम्हें जड़ों की जरूरत नहीं थी, है ना? अजगर उन्हें घूर रहा था। वहां से गुजर रहे लोग उन्हें घूर रहे थे। पुस्तकालय के द्वार पर तैनात पहरेदार उन्हें घूर रहा था। क्या मैं तो इसे गिल्ड हाउस के बगीचे में सालों से उगा रहा हूं? काल ने पहली बार किसी को गुस्से में खून उगलते देखा था। ये दृश्य एक साथ चिंताजनक और आकर्षक था, खासकर रे के लिए जो सोच रही थी कि क्या उन्हें ऐसा करने के लिए कोई विशेष तकनीक है। ये लगभग मुफ्त दान था। जिन अपने हाथ में पकड़ी घास को घूर रहा था। क्या मैं सच में इसे ले सकता हूँ? काल ने सिर हिलाया। मेरे पास काफी है, इसे पहली मुलाकात का तोहफा समझ लीजिए। अन्य अमर जिनको घूर रहे थे, जो अपने खजाने को ऐसे श्रद्धा भाव से पकड़े हुए था जैसे पवित्र अवशेषों या शिशुओं को।
ये दाना की अपेक्षा कहीं अधिक मनोरंजक था और वह जानती थी कि जब अधिकांश जानवरों के पास अपने अपने क्षेत्रों में एकड़ों में खजाना मौजूद है तो किसी को इसकी कमी महसूस नहीं होगी। यह अन्य जादुई संसाधनों को सहारा देने के लिए एक आधार पौधे के रूप में बहुत अच्छा था। वे जिन को पुस्तकालय में घसीट कर ले जाने ही वाले थे कि तभी लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक छोटा आदमी दौड़ता हुआ आया। मेरे शिष्यों ने मुझे बताया है कि तुम्हारे पास काली परी घास है। वह आदमी हौंफने लगा। जी हाँ, मुझे चाहिए। क्या आपको कुछ खरीदने की जरूरत थी? कार्ल ने सहमति जताई। आपके पास कितना है? बस करो, मुझे बताओ कि तुम्हें कितनी मात्रा चाहिए और मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरे पास वह है या नहीं। बूढ़े आदमी ने मानो मन ही मन स्थिति को संभाला और फिर मुस्कुराया। अगर आपके पास पूरा 1 किलोग्राम है तो मैं इसे क्लैन वेयरहाउस में जमा करने की कीमत से दुगुनी कीमत पर खरीद लूंगा। क्लैन क्रेडिट्स में। कुछ अन्य लोगों ने क्लैन क्रेडिट्स में भुगतान करने के उसके प्रस्ताव का मजाक उड़ाया। वह रसायन शास्त्र विभाग का प्रमुख था। क्रेडिट्स का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। यह नए खिलाड़ियों से उनके बचे हुए दुर्लभ क्रेडिट्स को हड़पने का एक स्पष्ट प्रयास था। संसाधन। लेकिन कार्ल ने बस फ्राउनिंग किया। मुझे नहीं पता कि क्लैन क्रेडिट्स में इसकी क्या कीमत है। हम अभी तक गोदाम नहीं गए हैं, इसलिए विनिमय दरें नहीं देख पाए हैं। जिन हंस पड़ा। अगर सच में आपके पास 1 किलोग्राम है तो उससे मिलने वाले क्रेडिट की कीमत उतनी होगी जितनी मैं आधे साल में खर्च करता हूँ। ओह, इससे तो काम आसान हो गया। ठीक है, मैं अदला बदली कर सकता हूँ। थोर ने अपने कटे और आंशिक रूप से सूखे चारे के ढेर में से उनके लिए ठीक 1 किलोग्राम चारा तौला। ग्राहकों को सबसे ताज़ा चारा देने की कोई जरूरत नहीं थी, वे वह घास ले सकते थे जिसे उसने बाकी चारे में उगने से रोकने के लिए साफ किया था। कार्ल ने मुरझाई हुई घास की डंडियों का ढेर आगे बढ़ाया और रसायन शास्त्र के उस्ताद ने उन्हें उत्साह से पकड़ लिया। यही तो है, ये सचमुच काली एल्फ घास है। कौन जानता था कि हम इसे इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि यह किसी सुरक्षित नश्वर दुनिया में उगती थी। उसने बुदबुदाया, असल में ऐसा नहीं है। मैंने इसे एक परीक्षण से इकट्ठा किया और इसे और उगाने के लिए घर ले आया। अब उन क्रेडिट्स के बारे में क्या? बूढ़े आदमी ने बार बार सिर हिलाया। बस इस नोट को गोदाम में ले जाओ, वे इसे तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर लेंगे। यार, एल्डर होना तो हद से ज्यादा कंजूसी है। अपनी साधना की गोलियों के लिए एक ही सामग्री पाने के लिए इतनी बड़ी रकम लुटा रहे हैं। संसाधनों की खोज करने के बजाय क्लैन क्रेडिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ने पीछे से बुदबुदाया जिससे बूढ़ा आदमी चौंक गया। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बाकी सब की तरह ही मेहनत से कमाता हूं। मैं 1000 साल से कबीले के लिए औषधियां और गोलियां बनाता आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि जब संसाधन मेरे दरवाजे पर आ जाए तो मैं उन्हें खरीद नहीं सकता? उसने तीखे स्वर में कहा। माफ कीजिए एल्डर। कबीले के सदस्य इधर उधर बिखर गए और बूढ़ा कीमियागर एल्फ घास के बारे में सुनने से पहले ही जो भी काम कर रहा था उसे करने के लिए दौड़ पड़ा। यह अच्छी बात है कि एल्फ घास शेरों के लिए इतना अच्छा चारा बनता है। किसने सोचा था कि यह हर जगह इतना लोकप्रिय है जहां हम जाते हैं? कार्ल ने पूछा। जिन दुखी लग रहा था। मैं ऐसा दिखावा करने जा रहा हूं कि मैंने तुम्हें ये कहते हुए नहीं सुना कि तुम इसे शेरों को खिलाते हो। मेरा दिल इसके लिए तैयार नहीं है। अब हमारे सामने पुस्तकालय का मुख्य तल है। यहाँ सभी आधुनिक पुस्तकें हैं, विषयों में विविधता है जैसा कि किसी भी अच्छे पुस्तकालय में होता है, लेकिन इस तल पर कोई भी वास्तव में दुर्लभ या अप्रचलित ग्रंथ नहीं है। इसमें अधिकतर फिक्शन, रोमांस और हल्की फुल्की पढ़ने वाली किताबें हैं जिन्हें सबसे ज्यादा लोग इश्यू करवाते हैं। दूसरी मंजिल पर अधिकतर विभिन्न विषयों पर शोध सामग्री उपलब्ध है। इनमें उपकरण निर्माण, रसायन शास्त्र और अन्य सामान्य व्यापारिक कौशलों पर विशेष बल दिया गया है, लेकिन कुछ कम लोकप्रिय विषय भी मौजूद हैं। मेरा मानना है कि दूसरी मंजिल पर लगभग 1 लाख गैर काल्पनिक पुस्तकें और पांडुलिपियां मौजूद हैं। इसके ऊपर भौतिक वस्तुओं के निर्माण के लिए डिजाइन ब्लूप्रिंट, इंजीनियरिंग डिजाइन, शिल्प विधि और अन्य गैर जादुई संदर्भ सामग्री मौजूद है। फिर ऊपरी मंजिलों पर कम इस्तेमाल होने वाले या प्राचीन ग्रंथ हैं, और उन तक पहुंचने के लिए आपको एक टोकन प्राप्त करना होगा, क्योंकि नुकसान होने की स्थिति में सभी पहुंच को ट्रैक किया जाता है। रैमी को ये जगह बहुत पसंद आने वाली थी। रैमी की उत्साहित आवाजों को सुनकर रे ने नहाने की तैयारी करते हुए ऊपर देखा। सब कुछ पूरी तरह से किण्वित, तैयार और संतुलित था। अच्छी तरह से भीगने के लिए तैयार, खासकर अब जब उसका स्थान काल के नए मैट्रिक्स द्वारा शुद्ध की गई अमर ऊर्जा से भर गया था। पुस्तकालय उसे जरूर उत्साहित कर देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए रे अपने काम पर लौट गई। अब उसे अपने स्क्रब ब्रश के लिए एक सही आधार की जरूरत थी। 2
बाथटब तो ठीक था, लेकिन उसका पुराना स्क्रब ब्रश उसके पुराने काइटिन के चिपके हुए टुकड़ों को हटाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। यहाँ कहीं ना कहीं तो बिल्कुल सही चीज होनी ही चाहिए थी। फिर उसे वह मिल गया। एक पौराणिक श्रेणी के दानव की जबड़े की हड्डी थी जिसके सारे दांत साबुत थे। थोड़ा काटकर, आकार देकर और जोड़कर उसने एक ऐसा बढ़िया स्क्रब ब्रश तैयार कर लिया जो उसके पैरों में से एक के सिरे पर आसानी से लग जाता था और जिससे वह उन दुर्गम स्थानों को साफ कर सकती थी। रे अपने बाथटब में आराम से बैठ गई और अपने कमरे को ऊर्जा से भर देने लगी। वह अन्य कमरों और कार से ऊर्जा खींच रही थी, जिससे उसके कमरे की ऊर्जा घनत्व लगभग दम घूंटने वाली हो गई थी। यही वह चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी ताकि स्नान करते समय उसकी ऊर्जा का स्तर बना रहे और वह उससे पूरी स्फूर्ति प्राप्त कर सके। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जीवन शक्ति निकालने के लिए आवश्यक माना की मात्रा बढ़ती गई, क्योंकि रक्त स्वयं अपनी जीवन शक्ति को खोने का विरोध कर रहा था। लेकिन उसका स्थान इसके लिए एकदम उपयुक्त वातावरण था। उस गर्माहट ने उसके शरीर की हर कोशिका में झुनझुनी पैदा कर दी, क्योंकि उसने अमरता के सार को अपनी शक्ति के साथ मिला लिया था। उसके मन में अनायास ही एक विचार आया, उन्नति का वह स्वाभाविक तरीका जिसका उपयोग कोई भी अन्य ब्लडबाथ स्पाइडर करता। इस तरह का सुंदर और संतुलित स्नान बनाने के बजाय वे किसी विशालकाय राक्षस जैसे कि जायंट या ड्रेक को ढूंढते और उसे इस तरह मारते जिससे कम से कम खून बहे। फिर वे उसका पेट चीरकर अंदर घुस जाते और सीधे जीवन शक्ति को सोख लेते। कभी कभी एक पर्याप्त नहीं होता था। आमतौर पर ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन्होंने या तो बहुत कम उम्र के या अपने जीवनकाल के अंत के करीब के शिकार को चुना होता था और उन्हें एक नर्म शरीर वाली अर्धविकसित अवस्था में फंसे रहते हुए दूसरे का शिकार करना पड़ता था। यह उसकी प्रजाति के लिए मृत्यु या असफल विकास का एक सामान्य कारण था। लेकिन उसके पास यहाँ इतने संसाधन थे कि ऐसी आदिम युक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं थी। मृत्यु के तुरंत बाद स्नान करना अभी भी सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन उसकी सुरक्षित जगह ने रक्त के जीवनदायिसार को नष्ट होने से रोक दिया, जिससे वह उसे बाद में उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकी और वह अप्रभावी नहीं हुआ। यह एक ऐसा लाभ था जो दूसरों के पास नहीं था। रे को अपनी रणनीति पर अपनी देवी की प्रसन्नता का एहसास हो रहा था, और मकड़ी देवी के देखते ही उसके स्नान में रिसने वाली काली दैवीयता के संकेत भी उसे महसूस हो रहे थे। इससे उसका स्नान और भी जल्दी समाप्त हो गया और रे के शरीर की पुरानी बाहरी परत उतरने लगी क्योंकि उसके नीचे एक नया अमर शरीर विकसित हो रहा था। उसका आकार भी बढ़ रहा था। संभवतः स्नान में बार बार विशालकाय रक्त का उपयोग करने का यह दुष्प्रभाव था। वह इतनी विशालकाय तो नहीं थी कि उसका आकार हास्यास्पद लगे, लेकिन इतनी जरूर थी कि उसे घर के अंदर इंसानों का शिकार करने के लिए या तो खुद को छोटा करना पड़ेगा या अपना रूप बदलना पड़ेगा। इस बार उसके शरीर में आंतरिक परिवर्तन बाहरी परिवर्तनों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थे। अमरता प्राप्त करने से पहले ही उसने हर विकास प्रक्रिया के माध्यम से अपने मकड़ी रूप को परिपूर्ण कर लिया था, इसलिए इसमें अधिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, भले ही यह आकार में बड़ा हो रहा था। लेकिन अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल अलग कहानी थी। एक अमर प्राणी का शरीर नश्वर प्राणी के शरीर की कोशिकाओं से भिन्न होता था। उसकी कोशिकाओं की दीवारें शक्ति से भरी होती थी, जिनमें उसका स्वरूप अंकित होता था और यदि मौका मिले तो उसके छोटे से छोटे हिस्से से भी उसका पुनर्जन्म हो सकता था। उसे या उसके जैसी किसी भी दरिंदे को मारना शरीर को नष्ट करने के बारे में नहीं था, बल्कि उसमें निहित जीवन शक्ति को नष्ट करने के बारे में था। अमर रैंक की स्किल्स ने ये काम बखूबी किया, लेकिन अधिकांश शक्तिशाली स्किल्स ने ऐसा ही किया। रे को एहसास हुआ कि ये बात सभी सिस्टम्स पर लागू नहीं होती, लेकिन मकड़ियों पर जरूर लागू होती है, खासकर ब्लडबाथ स्पाइडर्स और ब्लड डिस्ट्रक्शन डेमोनिक स्पाइडर पर, जिसमें वह विकसित हुई थी। सर्वोच्च श्रेणी के ऑक्टोपस के रक्त की शक्ति को आत्मसात करना अविश्वसनीय रूप से कठिन साबित हो रहा था, मानो वह इसके जीवन तत्व की प्रकृति को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी, भले ही वह इसे अपनी कोशिकाओं में संग्रहित करने में कामयाब हो रही थी। हालांकि यही वह तरीका था जिससे वह हमेशा आगे बढ़ती रही थी। उससे एक रैंक ऊपर के किसी व्यक्ति का बहुत सारा खून और उससे 2 रैंक ऊपर के किसी व्यक्ति का थोड़ा सा खून। ये फॉर्मूला आजमाया हुआ और कारगर साबित हुआ था। आज उसे यह पता चल रहा था कि एक नए अमर और एक सर्वोच्च प्राणी के बीच का अंतर एक कमांडर और एक मिथक के बीच के अंतर से कहीं अधिक है। वे मानो एक ही प्रकार के प्राणी भी नहीं हैं। स्नान धीरे धीरे गायब होने लगा, उसके शरीर में समाहित होकर परिष्कृत होता चला गया। लेकिन इस बार इसने बहा हुआ खून पीछे नहीं छोड़ा। अब उसका शरीर खून को इतनी कुशलता से शुद्ध कर सकता था कि उसमें केवल ऊर्जा के कुछ अंश और थोड़ी सी धूल ही बचती थी।
ये काफी संतोषजनक था क्योंकि उसे अवशेषों को फेंकना नहीं पड़ता था और उसका टब लगभग फिर से साफ हो जाता था। अगली बार के लिए बस थोड़ी सी धूल झाड़ने की जरूरत होती थी। और अब जब वह आगे बढ़ चुकी थी तो उसका दायरा बदल रहा था। न तो उजाला हो रहा था, न ही ऐसी कोई बेतुकी बात। लेकिन उसने जो पेड़ लगाए थे वे अमर ऊर्जा के दबाव में विकसित हो रहे थे और कुछ सजावटी वस्तुएं एक काली शक्ति से स्पंदित होने लगी थीं। इससे मृत्यु, आतंक और जादू टोने का ऐसा माहौल बनता था जिससे रे मंत्रमुग्ध हो जाती थी। अगर उसने जानबूझकर भी ऐसा करने की कोशिश की होती तो भी वह इससे बेहतर नहीं कर पाती। उसका स्थान उसकी शक्तियों के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो गया और उसने देखा कि उसमें नई शक्तियां थीं। उसके गोलेम और मृतकों की सेना मंत्रों के अलावा अब उसके पास ये भी था। अमर सेवक, आह्वान क्षमता। आह्वानकर्ता द्वारा पहले मारे गए किसी प्रजाति के अमर सेवकों के एक समूह को पाताल लोक से बुलाता है। उसे पूरा यकीन था कि वह एक बेहतरीन जादू था और उसने अभी तक उसका परीक्षण भी नहीं किया था। अभी तक नहीं। पहले जिन चीजों को उसने मारा था उन्हें वापस बुलाने के वादे ने ही इसे मृतकों की सेना और उसके प्रेतवादन से कहीं ज्यादा मजेदार बना दिया था। शूरवीर, वे महान योद्धा थे लेकिन अपने पूर्व सहयोगियों को वापस अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजने जैसा कुछ भी नहीं था।